हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आ गई हूँ पार्ट 4 के साथ एमसीक्यू फॉर नर्सिंग एग्ज़ाम्स। तो होप ये सीरीज़ आप लाइक कर रहे होगे। आज हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो हर बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान सीएचओ, पंजाब सीएचओ, कहीं के भी सीएचओ का एग्ज़ाम हो और अनदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है एक कॉपी पेन लेके उसको लिख लीजिए ताकि आप उसे बार बार रिपीट करके पढ़ पाएँ और वो आपके लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे तो सॉल्व करना, और अपना पेपर में भी वो अगर आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 25 जो कि पार्ट 4 है। मैं ऑलरेडी पार्ट 3 बना चुकी हूँ, 3 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप उसे पीछे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। सो होप यू आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ अ वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट होता है? 1 kg, 60 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 70 ग्राम्स। सो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वेट है वो होता है 60 ग्राम्स। तो आपको याद रखना है, जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसका वेट होता है 60 ग्राम्स एंड 1 kg अप्रॉक्सीमेटली वेट हो जाता है जब एक प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, बिकॉज उसमें प्लेसेंटा भी होता है और इस वजह से वो अपना वेट इंक्रीज कर लेता है। जो यूट्रस में है जो वो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू मॉनिटर द पार्टोग्राम, और इसे हम पार्टोग्राफ भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग द लेबर। एक्टिव फेज में, लेटेंट फेज पे, ट्रांजिशनल स्टेज पे, या नन ऑफ दीज। इसमें आप लेटेंट लिख लेना, ये लेटेंट स्टेज है। लेटेंट स्टेज पे, एक्टिव स्टेज पे, ट्रांजिशनल स्टेज पे, या फिर नन ऑफ दीज। सो हम जो पार्टोग्राम है वो असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं इन द एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में हम पार्टोग्राम जो है मॉनिटर करते हैं। तो इसको आप स्टेजेस ऑफ लेबर, ये फर्स्ट स्टेज में आता है, ठीक है। 4 स्टेजेस पढ़ते हैं ना हम। फर्स्ट में होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टिल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो वो स्टेज में आती हैं ये 3 स्टेजेस। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं LAT, लैट। ये हो गई लेटेंट स्टेज, ये हो गई एक्टिव स्टेज, और ये हो गई ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जो है स्टेज पे उस पे आता है। तो क्या होता है, जो लेटेंट स्टेज होती है जो हमारी, इसमें क्या होता है, ये होती है 15 से 30 मिनट्स जो है फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती हैं, ठीक है। इसमें आएंगी 15 से 30 मिनट्स की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आई, देन 50 से 30 मिनट्स का ब्रेक, देन फिर आएगी, फिर 15 से 30 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। एक्टिव स्टेज में क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगी ब्रेक लेके 3 to 5 मिनट्स का। पहले में आ रही थी 50 से 30 मिनट्स में, अब आएगी 3 से 5 मिनट्स का ब्रेक लेके। एक कॉन्ट्रैक्शन आई, फिर 3-5 मिनट का ब्रेक, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन आई। इसको बोलते हैं एक्टिव फेज। ट्रांजिशनल में क्या होगा, हर 2-2 मिनट के बाद हमें कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी उस लेडी को, ठीक है। तभी तो फर्स्ट स्टेज होती है कि हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ टिल द डायलिटेशन ऑफ, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, हमारा सर्विक्स डायलेट हो गया और बेबी डिलीवर हो गया। फोर्थ में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड में सॉरी, और फोर्थ में क्या होता है, 30 मिनट्स आफ्टर द प्लेसेंटल डिलीवरी। तो ये जो स्टेज है लैट करके जिसे हम बोलते हैं, ये आती है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। इनमें ये 3 है, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे हमारा पूरा डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता रहेगा। तो इस स्टेज में आके हमने पार्टोग्राम जो है और पार्टोग्राफ जो हम है मॉनिटर करते हैं। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो लैट करके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PGI में बहुत बार आ चुका है और एम्स में भी आ चुका है।
तो हम करते हैं एक्टिव स्टेज में पार्टोग्राम मॉनिटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच इज़ द लास्ट मिल्क ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग का लास्ट मिल्क कौन सा होता है? ऑप्शंस है फॉर मिल्क, कोलेस्ट्रॉम, हाइंड मिल्क एंड ट्रांजिशनल मिल्क. सो ब्रेस्ट फीडिंग में जो फर्स्ट 3 डेज जो मिल्क आता है वो तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉम आता है फर्स्ट 3 डेज में. उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज़ फोर मिल्क, और जो लास्ट मिल्क होता है दैट इज़ हाइंड मिल्क. ये होता है लास्ट मिल्क. तो लास्ट मिल्क कौन सा होता है हमारे पास? हाइंड मिल्क. और फर्स्ट मिल्क कौन सा होता है? फॉर मिल्क. ठीक है. और पहले क्या आता है, आप देखोगे वो प्रॉपर मिल्क भी नहीं होता, वो वाटर ही थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है. लोग उसे मोस्टली करके बोल देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, बच्चे को देते नहीं है, बट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कैलोरीज होती हैं और प्रोटीन और फैट होता है, ताकि वो बच्चे को जा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट होता है उसमें, वो देना चाहिए. ठीक है. तो लास्ट मिल्क होता है हमारे पास हाइंड मिल्क, और फर्स्ट होता है फॉर मिल्क, और जो फर्स्ट 3 डेज में आता है वो होता है कोलेस्ट्रॉम. तो लास्ट मिल्क हो गया हमारा हाइंड मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें वैल्यू ही देखनी है. तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1.016 टू 1.030, 1.011 टू 1.016, 1.032 टू 1.031, 1.021 टू 1.031. यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन का वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू है 1.016 टू 1.030. क्वेश्चन बहुत बार आता है, 1 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए. ठीक है. 1 नंबर दिला सकता है ये आपको क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ वूंड हीलिंग. अब ये आपने पढ़ी होगी, सेकेंड स्टेज कौन सी है वूंड हीलिंग की. तो देखिए ऑप्शंस है हमारे पास. जब हमें कोई भी वूंड होता है वो हील कैसे होता है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, वैसे वो हील होता है. तो हमारे पास ऑप्शन है, सेकंड स्टेज पूछा है इसने, रिमोल्डिंग, इन्फ्लामेशन, हेमोस्टेसिस और प्रोलिफरेशन. तो सेकंड स्टेज होती है हमारी इन्फ्लामेशन स्टेज. सेकेंड स्टेज होती है हमारी इन्फ्लामेशन स्टेज. तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ. वूंड हीलिंग एक प्रोसेस से होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है हमारी हीमोस्टेसिस. ठीक है. हीमोस्टेसिस हमारी फर्स्ट प्लेस है. इसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग हो रही है उस पर क्लॉट बनेगा, और क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम आयन. ये हमने क्वेश्चन कल किया था. हीमोस्टेसिस के बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है, जब हो जाती है हमारे वहाँ पे इन्फ्लामेशन. आप देखना आपकी कभी भी वूंड हुआ होगा उसके साथ आप इसे कनेक्ट करो तो आपको पता चल जाएगा. इन्फ्लामेशन की होती है डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि वो जो इन्फेक्शन है उसी एरिया में रहे, आगे ना बढ़े. देन उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज जो आती है वो होती है प्रोलिफरेशन. इसमें क्या होता है, न्यू जो टिश्यू है वो बिल्ड होता है. ठीक है. रीबिल्ड होता है न्यू टिश्यू. देन आती है हमारे पास मॉडलिंग. इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो प्रॉपरली जहाँ का टिश्यू और जहाँ से स्किन निकली होती है वहाँ पे तुम्हें देखना होगा डिफरेंट कलर की स्किन आनी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं रीमॉडलिंग. और ये स्टार्ट 21st डे पे होती है. ठीक है. और काफ़ी दिनों तक रहती है. मतलब ये जो स्टार्ट है 21st डे पे स्टार्ट हो जाएगी हमारी रीमॉडलिंग, नई स्किन आनी स्टार्ट हो जाएगी. और वो काफ़ी, जब तक वो प्रॉपरली साथ में मिलती नहीं है तब तक उसको काउंट किया जाता है मॉडलिंग स्टेज को. तो ये 4 स्टेजेस हैं, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, मॉडलिंग. इसको हम याद कर सकते हैं HIPM. क्या? हाई PM. हाई मोदी जी बोल सकते हैं ना, हाई PM. ये क्या है? वूंड हीलिंग स्टेजेस. हाई PM, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, मॉडलिंग. ठीक है. तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं हाई PM करके. PM तो आपको पता ही है हमारे मोदी जी हैं, तो उससे आपको ये वूंड हीलिंग याद हो जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लिथियम शुड बी टेकन बाय द पेशेंट. जो लिथियम ड्रग है मेनिक पेशेंट्स को दी जाती है, साइकोटिक डिसऑर्डर है मेनिया, उसको हमें कैसे लेना चाहिए?
तो उससे हमें कैसे लेना चाहिए, विद द फूड, आफ्टर द फूड, बिफोर द फूड, और एम्प्टी स्टमक के साथ, एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए। तो लिथियम को ऑलवेज विद द फूड ही लेना है, ठीक है। लिथियम ऑलवेज टेकन विद द फूड, नॉट आफ्टर द फूड, नॉट बिफोर द फूड, और नॉट वाइल यू हैव अ एम्प्टी स्टमक। विद द फूड ही हम लिथियम लेते हैं। और लिथियम किसको दिया जाता है, मैनिक पेशेंट को, जो कि एक मेनिया का पेशेंट है, जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a patient is taking lithium therapy, suddenly shows sign and symptom of toxicity, that is nausea and vomiting, what will nurse do? Firstly, एक पेशेंट था जो कि लिथियम थेरेपी ले रहा था, सडनली वो हमें टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखाता है। और लिथियम का टॉक्सिसिटी का फर्स्ट सिम्टम यही होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो नर्स पहले क्या करेगी, मेंटेन करेगी उसका हाइड्रेशन लेवल, डॉक्यूमेंट करेगी सिम्टम्स को, गिव द एंटीहेमेटिक मेडिसिन, और इन्फॉर्म करेगी इमीडिएटली टू द डॉक्टर। 4 ऑप्शन है, तो क्या करेगी। लिथियम टॉक्सिसिटी का मेन साइड इफेक्ट यही है, उसकी टॉक्सिसिटी का फर्स्ट जो हम कह सकते हैं साइन होता है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, और वो मेडिसिन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन से पता चल गया कि उसकी टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो नर्स फर्स्टली क्या करेगी, जब भी ऐसा होगा तो नर्स को क्या करना है, डॉक्टर को उसी टाइम इन्फॉर्म करना है कि द पेशेंट इज़ हैविंग अ टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। आपको कुछ नहीं करना, ना हाइड्रेशन लेवल, ना डॉक्यूमेंट, बिकॉज लिथियम थेरेपी इज़ एक मेजर ड्रग है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है। तो इसको हमें इमीडिएटली डॉक्टर को और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है कि एक पेशेंट हमें लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम शो कर रहा है, व्हाट टू डू, देन फिजिशियन विल टेल यू व्हाट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज वाइल ट्रीटिंग द मेनिक एंड डिप्रेसिव पेशेंट इन द वार्ड। एक वार्ड में तुम्हारे पास मेनिक एंड डिप्रेसिव पेशेंट है, तो तुम्हारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज क्या होगा। क्या तुम उसका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन का डायग्नोज बनाओगे, या फिर तुम इसे रिस्क ऑफ इंजरी को प्रिवेंट करने का डायग्नोज बनाओगे, या फिर तुम डायग्नोज बनाओगे उसका कॉपिंग मैकेनिज्म इंप्रूव करने का, या फिर तुम प्रोवाइड करोगे उसे साइकोथेरेपी। तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे रिस्क ऑफ इंजरी, बिकॉज तुम्हें पता है जो मेनिक पेशेंट होता है वो तो बहुत हाइपर होता है, तो वो कुछ भी उठा के कुछ भी कर सकता है, इधर उधर बच जाएगा, कहीं शार्प इंस्ट्रूमेंट पे जाके चले गया अपनी इंक्रीज साइकोमोटर में, और हैप्पीनेस में ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, तो खुशी खुशी में कहीं जाके वो बच गया। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने चाहिए। डिप्रेसिव पेशेंट में तो होते ही सुसाइडल थॉट है, तो उसके लिए भी हम पहले क्या बनाएंगे, प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इंजरी। अगर दोनों पेशेंट हैं हमारे पास वार्ड में, ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखेंगे, देखेंगे इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, उसका बेड एरिया, मतलब सब चीज़ें उसकी जो भी है वो उसको प्रिवेंट होना चाहिए इंजरी से, उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइंस आर सीन इन डिप्रेसिव पेशेंट। इनमें से कौन सा साइन डिप्रेसिव पेशेंट में देखा जाता है, इलेशन, यूफोरिया, ओमेगा साइन, और मूड एलिवेटेड। तो ओमेगा साइन जो है वो देखा जाता है, उसकी फॉरहेड पे ऐसा करके साइन बना होगा, और जो उसकी आइज होंगी ना, तुमने आइज देखी होंगी, यहाँ इनर कैंथस पे ना खड्डे खड्डे दिखेंगे तुम्हें, यहाँ पे अंदर को धंसा हुआ दिखेगा जब भी तुम डिप्रेसिव पेशेंट को देखोगे। इलेशन भी हैप्पीनेस होती है, यूफोरिया भी, ये स्टेजेस हैं, इलेशन, हैप्पीनेस, पहले आता है यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्टेसी, ये 4 स्टेजेस हैं जो कि मेनिक पेशेंट में देखते हैं। और मूड एलिवेटेड भी किसका रहता है, मेनिक पेशेंट का। और डिप्रेसिव पेशेंट तो कभी भी हैप्पी नहीं होता, साइलेंट स्टूपर होता है, मूड एलिवेटेड नहीं होता उसका, डिप्रेस होता है मूड जो उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच साइकोटिक डिसऑर्डर 4 A's आर द मेन साइन सिम्टम। 4 A's हमने साइकेट्रिक में कर रखे हैं, ठीक है। वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें 4 A's मेन साइन एंड सिम्टम माने जाते हैं, डिप्रेशन, मेनिया, स्किजोफ्रेनिया, और बाइपोलर डिसऑर्डर। तो वो डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में 4 A's बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ये पूरा साइकेट्रिक का टॉपिक तुम्हें करवाऊँ, तो तुम ऐसे करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मैं ये टॉपिक तुम करवा दूँ। इससे क्या होगा कि मैं तुम्हें एक ईजी और ट्रिक मेथड से करवा दूँगी, ठीक है। तो 4 एज में वैसे तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 एज होते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई सोशलाइजेशन नहीं, वो ना किसी से बुलाएगा ना किसी से आई कांटेक्ट रहेगा, अपने में रहेगा, ठीक है, नो कम्युनिकेशन। सेकंड आ जाता है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस में क्या होगा, वो टू ऑपोजिट इमोशन शो करेगा, कहेगा मैं तुझे पसंद भी करता हूँ पर तू मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब टू क्वेश्चंस, टू थॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इसमें क्या होगा, अननेसेसरी इमोशन शो करेगा अननेसेसरी जगह पे। कैसे, किसी की डेथ हो गई वहाँ पे हंसने लग जाएगा, ठीक है, किसी का बर्थडे है वहाँ पे रोने लग जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। एसोसिएटिव लूजनेस इज अ लास्ट ए। एसोसिएटिव लूजनिंग में क्या होता है, वो टॉपिक पे पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेके आएगा। मैंने आज खाना खाया था, कल घूमने गया था, आज मैंने ये किया, कल मैं उससे मिला था, मुझे मोदी जानता है, मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताएगा, टॉपिक पे रहेगा ही नहीं, उसके बहुत थॉट आएंगे। तो दीज आर द 4 एज ऑफ स्कीज़ोफ्रेनिया। तो स्कीज़ोफ्रेनिया में ही हमें जो है 4 एज मेन एंड साइन सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट है विच फूड इज गिवन टू द गाउट पेशेंट। इनमें से कौन सा फूड हम गाउट पेशेंट को देंगे, लिवर, चीज़, एग्स इन सी फूड और मिल्क। तो हम देंगे मिल्क, क्योंकि हम गाउट वाले पेशेंट को कभी भी प्यूरिन डाइट नहीं देते जिसमें प्यूरिन होता है। लिवर में भी प्यूरिन होता है, चीज़ में भी प्यूरिन होता है और एग्स एंड सी फूड में भी प्यूरिन होता है। तो कभी भी हम गाउट वाले पेशेंट को प्यूरिन डाइट नहीं देते, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। ऑप्शन है एम्बोलाई, ब्लीडिंग, थ्रोम्बस, फीवर। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रैक्चर में, वो होती है एम्बोलाई। ब्लीडिंग तो होती है, देखो ब्लीडिंग तो जब फ्रैक्चर हुआ अगर इंटरनल है तब भी हो रही है, एक्सटर्नल है तब भी हो रही है। थ्रोम्बस तो तभी बनेगा अगर वहाँ पे हम बिल्कुल भी कोई भी आईवी लाइन चल रही है या फिर कुछ चल रहा है, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है तभी बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया फीवर। फीवर तो ऑब्वियसली होगा फ्रैक्चर के टाइम पे, बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लामेशन रहती है, इन्फ्लामेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फीवर। एम्बोलाई आईवी लाइन से बन सकता है, ठीक है, फ्रैक्चर्स में। तो मेन कॉम्प्लिकेशन जो होती है फ्रैक्चर में दैट इज एम्बोलाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लाइंट हैज़ अ लॉन्गेस्ट सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। एक क्लाइंट है, उसकी अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम मॉनिटर में रखेंगे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। हम रखेंगे पोटाशियम, क्योंकि एक कल भी मैंने बताया था एक कार्डियक आयन है। पोटाशियम थोड़ा सा भी इधर उधर होएगा तो जो कार्डियक है हमारा वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है, हमारा हार्ट है जो वो गड़बड़ कर देगा। तो कार्डियक जो है हमारे हार्ट को पोटाशियम बहुत पसंद है, और कैसे पसंद है, न कम न ज़्यादा, जितना चाहिए उतना ही, ठीक है। तो पोटाशियम आयन्स हमेशा लॉन्गेस्ट सर्जरीज में देखे जाते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा मेजर ऑर्गन है, ब्लड पंप कर रहा है, तो उसको हमें ठीक रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। एक पेशेंट है, उसको जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहा है, हम उसको किस पोजीशन में रखेंगे, सुपाइन, ट्रेंडनबर्ग, साइड लाइंग और हाई फाउलर, सॉरी। जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहा है तो उसको हम रखेंगे साइड लाइन पोजीशन में, क्योंकि अभी वो जनरल एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आया है, ठीक है, तो वो एस्पिरेट कर सकता है, दैट्स वाई हम उसे साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे, ताकि जो भी सिक्रीशंस है वो बाहर निकल आए, वो एस्पिरेट ना करे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन अ नर्सिंग प्रोसेस। एक नर्सिंग प्रोसेस है, फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा है, जिसमें हम पहले क्या करते हैं,
पहले आता है असेसमेंट, फिर हम क्या करते हैं उसके बाद बनाते हैं उसका डायग्नोज, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डायग्नोज के बाद हम करते हैं प्लानिंग, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो वो कह रहा है इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी में होता है, तो बताइए। इवैल्यूएशन, प्लानिंग, ऑब्टेनिंग क्लाइंट हिस्ट्री और डायग्नोसिस। तो जो वो इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हमें हिस्ट्री ही चाहिए ना। अगर हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री नहीं होगी हम कुछ भी डायग्नोज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता उसे किसी ड्रग से एलर्जी है, या फिर उसे कोई पुरानी सर्जरी हो सकती है, उसको कोई शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई मेजर डिसीज़ तो नहीं चल रही लाइक कैंसर। तो हमें प्रायोरिटी में नर्सिंग एक्शन होता है ऑब्टेनिंग क्लाइंट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। डे सुपरफिशियल हैं, ये भी तुमने क्लिनिकल अपने प्रैक्टिस में सेलिब्रेट कर रखे हैं। वही डेज मैंने पहले भी बोला है तुम्हें याद करने हैं जो कि तुम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सेलिब्रेट करते हो। तो डेट है 10 अक्टूबर, 7 मई, 24 मार्च, 1 दिसंबर। तो राइट आंसर है 10 अक्टूबर ही वाले दिन मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च को मैंने पहले भी कराया, टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं, और 1 को हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज 100-day कफ डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कोविड और आस्थमा। 100-day कफ डिसीज, तो कौन सी है? डिप्थीरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? वूफिंग कफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूफिंग कफ भी बोलते हैं। तो 100 days कफ डिसीज किसको बोलते हैं? डिप्थीरिया। और ऐसे भी आ सकता है विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज वूफिंग कफ, तो वो क्या है? डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेशेंट कम इन अ पोस्ट ऑपरेटेड वार्ड आफ्टर हैविंग रिमूवल ऑफ टाउंसिल, टाउंसिलेक्टमी हुई है उसकी, नाउ डूइंग कॉन्टिन्यूस स्वेलविंग, व्हाट डज दिस मीन? एक पेशेंट आया पोस्ट ऑपरेटेड वार्ड में जिसकी अभी अभी टॉन्सिलेक्टमी हुई है, अब वो कॉन्टिन्यूशन में स्वेलो कर रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है इन्फेक्शन, एस्पिरेशन, ब्लीडिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स अ कॉम्प्लिकेशन। उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, उसको कुछ निगल रहा है वो बार बार, इट मीन्स उसको ब्लीडिंग हो रही है। एस्पिरेशन कैसे कर लेगा? अगर एस्पिरेशन करेगा तो उसको कहते हैं ना हुत्थू आता है, ठीक है, हमारे गले में कुछ चल रहा है, पर वो स्वॉलो कर रहा है, उसको अंदर लेके जा रहा है, तो इट मीन्स उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द CSF प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं CSF, सेंट्रल सेरिब्रस स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर चेक करने के लिए? मैनोमीटर, स्फेनोगमैनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, हाइग्रोमीटर। तो यूज़ करते हैं मैनोमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, स्फेनोगैनोमीटर यूज़ करते हैं बीपी चेक करने के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर हमारे मेडिकल में नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडजुवेंट इज यूज्ड इन DPT? डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टेटनस में कौन सा एडजुवेंट देते हैं उसके साथ? जिंक, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। एडजुवेंट होते क्या हैं? पहली बात तो एडजुवेंट होते हैं जो कि इस डिसीज़ की वैक्सीन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेंगे। तो इसके साथ कौन सा देते हैं? जिंक देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, एल्यूमिनियम देते हैं, टाइटेनियम देते हैं। तो हम देते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम देने से डीपीटी की जो डोज लगती है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एडजुवेंट होते हैं जो कि वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करते हैं। और डीपीटी एक टॉक्साइड है, ठीक है, दिस इज नॉट अ किल्ड और लाइव वैक्सीन, दिस इज अ टॉक्साइड। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाइल डूइंग द लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज विच गैस इज यूज्ड, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जब होती हैं तो कौन सी गैस जो है वो यूज होती है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, ऑक्सीजन और हीलियम। तो जो गैस यूज होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऑप्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन पेरोक्साइड को, ये फर्स्ट है प्रायोरिटी और नाइट्रोजन पेरोक्साइड हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। बट जब भी क्रायो सर्जरीज होती हैं, लाइक आईज की सर्जरीज होती हैं, तब हम नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं और लेप्रोस्कोपिक में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, पर अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में आपको ऑप्शन नहीं दिया कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप टिक करोगे नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ ऑक्सीटोसिन? कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन, एटासाबिन, नलेक्सोन। तो एंटीडोट है एटासेबान। और कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका है? मैग्नीशियम सल्फेट का। एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए आपको। नलेक्सोन जो है वो ऑपॉइड्स में देते हैं और जो एट्रोपिन है ये हम देते हैं मशरूम पॉइजनिंग में। ठीक है, मशरूम पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन्स देते हैं, एट्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड इज यूज टू चेक द सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग ऑन पेशेंट? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंटरडर्मल। जब भी हम कोई ड्रग देने जाते हैं, आपने देखा होगा वार्ड में ड्यूटी करते टाइम, तो हम पहले उसको टेस्ट डोज देते हैं। ठीक है, तो वो कौन से रूट में दी जाती है? आईएम में दी जाती है, आईवी में दी जाती है, सबक्यूटेनियस में दी जाती है, आईडी में, इंट्राडर्मल में दी जाती है। तो वो दी जाती है इंट्राडर्मल में, आईडी रूट से वो दी जाती है, ताकि हम देखते हैं कि उस पेशेंट को उस ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पेशेंट इज गोइंग इन द शॉक व्हाट पोजीशन इज प्रेफर टू गिवन बाय द नर्स टू द पेशेंट इन द वार्ड? ठीक है, एक पेशेंट है शॉक में जा रहा है तो नर्स उसको कौन सी पोजीशन देगी? साइड लाइन, ट्रेंडलनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग और हाई फाउलर। तो हम उसे देंगे ट्रेंडलनबर्ग। ठीक है, ताकि उसकी जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे उसको साइड लाइन में देंगे, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में देंगे उसको हम देंगे, ये ऐसे होगी पोजीशन, ताकि उसकी ब्रेन को ऑक्सीजन जाए, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली जाए और वो शॉक में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स हैज ऑब्टेन्ड अ यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड हैज चेक द ब्लड बैग प्रॉपरली जस्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन द नर्सिंग ऑफिसर सेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक नर्स ने ब्लड बैंक से ब्लड बैग मंगाया है और उसे अच्छे से प्रॉपरली चेक कर लिया है। अब ट्रांसफ्यूजन उसे स्टार्ट करना है तो वो पहले क्या असेस करेगी पेशेंट में? उसका यूरिन आउटपुट देखेगी, उसका स्किन कलर देखेगी, उसके वाइटल साइन देखेगी, कि उसकी लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स देखेगी, कई दिन रात भर में उसका ब्लड तो नहीं इंक्रीज हो गया, मैं रहने देती हूँ करने के लिए है। सर इनमें से कौन सी चीज़ असेस करेगी? वो करेगी वाइटल साइंस। आपने देखा होगा अपने वार्ड में कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो तो हमेशा जो नर्स है वो वाइटल साइंस असेस करती है। ठीक है, उसका सब टेम्परेचर प्रॉपर है, उसके पल्स सही चल रही है, उसको फीवर तो नहीं है, तो हम उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुए हैं। इनमें से तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, बट थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर होता है वर्डिंग्स में। ठीक है, या फिर उसके ऑप्शंस चेंज होते हैं। तो होप आप ये सीरीज़ इन्जॉय कर रहे हो। आज हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अगर इन 100 में से हमारे पेपर में 10 क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं तो कह रही हूँ 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो 5 मार्क्स हम सिक्योर कर लेंगे। आपको जो क्वेश्चन में भी क्वायरी है या फिर आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला टॉपिक इलेबोरेट करना चाहिए ट्रिक्स के साथ, तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अदर स्टूडेंट्स के साथ भी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।